हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एप्लीकेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एप्लीकेशन पर डिस्कस कर लिया है। बची हुई एप्लीकेशन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिर से मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप कुछ सेकंड अपने आँख बंद कीजिए। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको ECS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशन में पहले एप्लीकेशन की लिस्ट बना दूं, तब हमारे पास पहला एप्लीकेशन हुआ करता है एनोड कैथोड के पहचान करना, जिस पर हम प्रीवियस वीडियो पर चर्चा कर लिए हैं। एनोड कैथोड की पहचान करना। दूसरा, किसी सेल का EMF ज्ञात करना। सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करना। तीसरा होता है किसी रेडॉक्स अभिक्रिया की भविष्यवाणी करना। कोई रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता की व्याख्या करना। अगला होता है ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान करना। अपचायक की पहचान करना। अगला होता है कौन सी मेटल हाइड्रोजन या हाइड्रा एसिड से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है या मुक्त करता है, वो बताना। और चौथा होता है धातु कर्म में, धातु निष्कर्षण में, धातु की निष्कर्षण में। ये मेन इसके एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम इन दोनों एप्लीकेशंस को प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, जिस पर फिर से थोड़ा सा प्रकाश डालूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे ब्रेन पर अगर पिक्चर बन जाए और हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेटा को अगर हम अरेंज करना सीख जाएं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आने वाली सभी प्रश्नों के उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि कैसे पहचान कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो एनोड होता है, जो नीचे होता है वो कैथोड होता है। सेल की EMF को ज्ञात करने के लिए सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होने पर कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा ये पहचाना जा सकता है पहले एप्लीकेशन से। फिर हम E सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL फार्मूला में रख के उसका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता की व्याख्या करना, मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी कौन सी नहीं होगी, इसकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की पोजीशन अगर याद हो तो आप किसी रिएक्शन की भविष्यवाणी कर सकते हो, एक ज्योतिषाचार्य बन सकते हो। जैसे देखो, हमको एक रिएक्शन दिया है, माना कि ZnSO4 और Cu, और यहाँ लिखता है इसको CuSO4 और Zn, और हमसे अगर पूछता है कि ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं, और इसके करस्पॉन्ड अगर इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर दिया है E0 Zn का, तो हम जानते हैं -0.76 वोल्ट होता है, और यहाँ पे E0 इसको अगर लिखें तो ऐसा होगा
और ये E0 होगा Cu2 प्लस अपॉन Cu इज इक्वल टू दिया है प्लस का 0.34 वोल्ट दिया है। और हमसे कहता है कि बताइए कि अभिक्रिया होगा कि नहीं। तो जरा हम देखें, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो धनात्मक संयोजकता में कमी हो रही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा में हम जानते हैं जिसकी धनात्मक संयोजकता में कमी होती है वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कॉपर की केस में देखें तो धनात्मक संयोजकता इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, परिभाषा से ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या हो रहा है, जिंक रिड्यूस हो रहा है। अगर इन दोनों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करें तब हम पाएंगे कि जो Zn है वो ऊपर होगा और कॉपर क्या होगी, उसके नीचे होगा। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा और ये क्या होगी, रिड्यूस होगा। इन आंकड़ों के आधार पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो नीचे होता है वो उसके रिस्पेक्ट में रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होगी, कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक ऑक्सीडाइज होगा, न कि कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक रिड्यूस होगा। चूँकि इस रिएक्शन में कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक रिड्यूस हो रहा है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। इसके अगर अपोजिट देखें, अगर हमको रिएक्शन देता है Zn प्लस CuSO4 देता है और यहाँ देता है ZnSO4 प्लस Cu की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये +2 है। कैसे निकालते हैं मैं प्रीवियस बता चुका हूँ, उस वीडियो का आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका +2 है और यहाँ इसका 0 हो जा रहा है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब इस रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। इनकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेटा को देखकर हमको लगता है कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा कॉपर के रिस्पेक्ट में, जो कि इस रिएक्शन में हो रहा है, और इसीलिए यह रिएक्शन पॉसिबल है, यह रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेटा को अरेंज करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होता है किसके रिस्पेक्ट में, और उसके आधार पर दिए गए रिएक्शन में देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि विच रिएक्शन इज फिजिबल एंड विच इज नॉट। सो वी कैन प्रेडिक्ट विच redox reaction is feasible or not with the help of electrochemical series। ये तो हो गया हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना की व्याख्या करना। इसी तरह से और बाकी कोई भी एक इक्वेशन लेकर के आप अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले एप्लीकेशन की ओर, कि ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान करना। अब जरा देखो, आप मान लो आपको दिया है A B, फिर से मैं 3-4 पेयर बना रहा हूँ, दो, और इसको हम समझते हैं। ये पहला पेयर में हमने लिया, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखा रहा है, मान लो -1.23 वोल्ट दिखाता है, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है -0.76 दिखाता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, एक दूसरा इक्वेशन में A लेते हैं, B लेते हैं, आप चाहो तो XY भी ले सकते हो। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है, बाय द वे 0 वोल्ट दिखाता है, और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिखाता है -2.3 वोल्ट दिखाता है। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल हम अगर X और Y के फॉर्म में लेते हैं, मान लो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाता है हमको 0.0 वोल्ट दिखाता है, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिखाता है अगर +3.34 वोल्ट दिखा रहा है। और एक चौथा हम लेते हैं
एक्स वाई, जिसमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट है प्लस का, और इसका दिखाता है प्लस का 1.34 वोल्ट है। और हमसे ये 4 तरह के प्रश्न बन रहे हैं। चारों प्रश्नों में हमको पहचानना है कि कौन आक्सीकारक होगा, कौन अपचायक होगा। फिर से आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप इमेजिन करो। इमेजिन करने पर आप पाएंगे और जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वह ऑक्सीकृत होता है और क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो नीचे की ओर होता है वह क्या होती है, रिड्यूस होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर हम इन दोनों डेटा को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर अरेंज करें तो निसंदेह ए का स्थान ऊपर आएगा बी से, ये हो जाएगी ए बी जैसा होगा, और इसलिए चूंकि ऊपर वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यह ए क्या होगा, अपचायक होगा, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगी, आक्सीकारक होगा। फिर से एक बार बोलूं, बाकी काम आप खुद कर लेंगे कि आप दिए गए डेटा को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर पोजीशन खोजेंगे कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। अगर इतना कर लेते हैं आप, तो जो ऊपर में रहेगा वो अपचायक होगी, जो नीचे में रहेगा वो आक्सीकारक होगा। तो इस आधार पर आप कीजिए इसको। तब देखो, इन दोनों को अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगी, बी ऊपर आएगा, तो बी के स्थान ऊपर होगा, ए के स्थान नीचे होगा, इसलिए बी क्या होगी, हमारा अपचायक होगा, और ए क्या होगी, आक्सीकारक होगा। इसी तरह से अगर हम एक्स इसकी बात करें, इन दोनों को अगर अरेंज करते हैं तो ये हमारा ऊपर होगा और ये नीचे होगा, इसलिए ये क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपचायक होगी, और ये क्या होगा, आक्सीकारक होगा, आक्सीकारक होगा। इन दोनों को अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या होगी, ये ऊपर होगा और ये नीचे होगा, इसलिए ये क्या होगा, आपका अपचायक होगा, और ये क्या होगा, आक्सीकारक होगा। तो फिर से मैं यहाँ पर बोलूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टोटल डेटा को अगर हम क्वेश्चन के रूप देते हैं तो हमारे पास 4 ही प्रकार की क्वेश्चन आती है। या तो निगेटिव वैल्यू के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा, या फिर जीरो और निगेटिव या जीरो के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा। अगला क्या होगी, जीरो और पॉजिटिव या पॉजिटिव और जीरो के साथ कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा, या फिर पॉजिटिव के साथ कंपैरिजन। ये 4 पेयर से 5वां पेयर नहीं बनती। कोई भी क्वेश्चन इन 4 पेयर पर समाहित है, और अगर इसको हम समझ जाएं तो इससे रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर विदिन 1 सेकंड हम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आक्सीकारक एवं अपचायक की पहचान करना। अब हम देखते हैं कौन सी मेटल हाइड्रो एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि सक्रिय धातुएं हाइड्रो एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तब यहाँ पर देखो, मान लो एक रिएक्शन लेता हूँ मैं, सपोज जिंक के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन कराई जाती है, ये बनाता है ZnCl2 और H2 गैस बनाती है। बैलेंस करने पर ये ऐसा हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है इस एप्लीकेशन के आधार पर कि रेडॉक्स अभिक्रिया की संभावना की व्याख्या करना, उससे भी बता सकते हैं हम लोग। या फिर कैसे बताएं दूसरे वे से कि जिंक हाइड्रो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा कि नहीं। इसके कपल में अगर मैं कॉपर डाल दूं तो कॉपर के साथ अगर हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन कराते हैं और हमको अगर ऐसा रिएक्शन दिया है और ऐसा अगर लिखते हैं तो रिएक्शन देखने में तो गलत नहीं है, दोनों रिएक्शन होगा, परंतु एक्चुअल में क्या दोनों मेटल हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दे सकते हैं। चूंकि
यहाँ पर देखो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम अगर इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें तो जिंक का होता है -76 वोल्ट होता है और हाइड्रोजन का 0 होता है। इनको अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज करें तो ये ऊपर आएगा और ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, और जो ऊपर आते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। इससे तो क्लियर हो गया कि जिंक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्ट्रांग मेटल है, और इसलिए जिंक जो है हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन गैस को या हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, और जब रिप्लेस होगी तभी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जिंक हाइड्रो एसिड से रिएक्ट करके क्या करती है, वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है। दूसरा, इसी तरह से अगर देखें हम कॉपर पर, तो कॉपर का चूंकि प्लस 0.34 वोल्ट होता है और इसका 0 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर अरेंज करें तो 0 क्या होगी, ऊपर जाएगा, और ये क्या आएगी, नीचे आएगा। इसका मतलब कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, और लेस रिएक्टिव मेटल या लेस रिएक्टिव सब्सटेंस स्पेसीज एलिमेंट्स हाई रिएक्टिव को उसके साल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए कॉपर हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर सकता, और यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको अगर कॉम्प्रिहेंसिव पर लें, व्यापक तौर पर अगर देखें हम, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हाइड्रो एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकते हैं, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, लेड हो, कैडमियम हो, कैल्शियम हो, दे आर ऑल रिमूव हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रो एसिड। लेकिन इनके नीचे में जितने भी होते हैं, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, मरकरी है, दे आर अनेबल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम हाइड्रो एसिड। इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर इस वे से आप दे सकते हो। इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप अगर हम देखें, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पार्ट। क्या आप कॉपर सल्फेट को, इस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या आप कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन पर रख सकते हैं? तो अगर यहाँ रखते हैं तो क्या होगी रिएक्शन, ZnCuSO4 ZnSO4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu। रिएक्शन संभावित रिएक्शन है ये कि अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र पर रखते हैं तो क्या होगी वो देखते हैं। चूंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता है -7.6 वोल्ट होता है, कॉपर का होता है प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। अगर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर अरेंज करें तो कॉपर का पोजीशन, जिंक का पोजीशन ऊपर होगा, कॉपर की पोजीशन नीचे आएगा। मतलब जिंक क्या है, स्ट्रॉन्ग मेटल है कॉपर के रिस्पेक्ट में। और इस रिएक्शन पे अगर देखें रिएक्शन होगा कि नहीं, तो यहाँ क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और कर सकता है। मतलब ये रिएक्शन संभव है। जब ये रिएक्शन संभव है तो उससे क्या हो रहा है, देखो इसका एक ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर ये +2 है और यहाँ पर ये 0 है। इन दोनों को देखें तो जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात जब जिंक के पार्ट पर अगर कॉपर सल्फेट रखेंगे तो जिंक क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज होने लगेगा। और जिंक ऑक्सीडाइज होना इस बात का द्योतक है कि जिंक का क्षरण हो रहा है, और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जिंक के पार्ट पर कॉपर सल्फेट रखने से जिंक पात्र का क्षरण होते जाएगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जिंक की पार्ट पर, जिंक के बर्तन पर कॉपर सल्फेट को नहीं रखी जा सकती, जबकि इसके विरुद्ध या विपरीत घटना संभव है। अर्थात जिंक सल्फेट को कॉपर के बर्तन पर रखी जा सकती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें, कॉपर और सिल्वर की बात करें तो हमको यहाँ पर बोल सकता है क्या कॉपर सल्फेट को सिल्वर के बर्तन पर, सिल्वर के पार्ट में या सिल्वर के बर्तन पर रखी जा सकती है? रखी जा सकती है। इस प्रश्न का उल्टा रूप भी आप सोच लीजिए, क्या कॉपर क्लोराइड भी दे सकता है? जिंक, चलिए हम इसको क्लोराइड कर देते हैं, या इसको उल्टा क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड देगा। सिल्वर क्लोराइड को क्या हम कॉपर के पार्ट पर रख सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हमको दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर होता है 0.34 वोल्ट होता है प्लस का, और E0 सिल्वर का होता है प्लस का होता है 0.80 वोल्ट। अगर इन दोनों को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर अरेंज करके देखें तो निसंदेह कॉपर क्या आएगी, ऊपर आएगा, और सिल्वर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है सिल्वर के रिस्पेक्ट में। कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर, और इसलिए अगर इस रिएक्शन को इमेजिन किया जाए, प्रेडिक्ट किया जाए, तो CuCl2 और सिल्वर की बात करें हम, तो अगर मान लो रिएक्शन होगा तो AgCl होगी और क्या होगा, Cu होगा, AgCl होगा और Cu होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसा रिएक्शन होता है तो सिल्वर क्या कर रही है, कॉपर को रिप्लेस कर रही है। तो हम जानते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, सॉल्ट से रिप्लेस करता है, जबकि यहाँ से पता चल रहा है कि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। सिल्वर लेस रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए ये रिएक्शन संभव नहीं है। और ये रिएक्शन संभव नहीं है, इसका मतलब हम कॉपर क्लोराइड को, क्यूप्रिक क्लोराइड को सिल्वर के बर्तन पर रख सकते हैं, परंतु सिल्वर क्लोराइड को हम कॉपर के बर्तन पर नहीं रख पाएंगे। इस तरह से आप अनेकों प्रश्न के उत्तर दे सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूज से। अब हम देखते हैं अगला, अगला इसका एप्लीकेशन था कि मेटलर्जी में धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में। यहाँ पर देखो, धातुओं के निष्कर्षण में हम जानते हैं पहले क्या होती है, अयस्क को पीसते हैं, फिर इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, फिर इसके बाद उनका आवश्यकता अनुसार या ओर की नेचर के हिसाब से उसका रोस्टिंग, कैल्सिनेशन कराया जाता है। फिर उतना कराने के बाद मेटल हमको ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है। मान लो यहाँ पर मैं जिंक का लेता हूँ, जिंक के मेटलर्जी में प्रीवियस प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद हमको जिंक ऑक्साइड के रूप में अगर सपोज मिल गया है, तो हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन से मेटल का यूज़ करेंगे। तो देखो, एक यहाँ पर हम मान लो अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो हम जानते हैं कि जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है कॉपर के रिस्पेक्ट में, और अगर एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होगी तो क्या होना पड़ेगा, इसको CuO होना पड़ेगा, तभी क्या होगी, जिंक हमको एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, निष्कर्षित हो पाएगा। और इस घटना में देख रहे हैं हम कि कॉपर क्या कर रही है, जिंक को रिप्लेस कर रहा है। चूंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम कॉपर क्या गिरेगी, जिंक ऑक्साइड से जिंक को
इसके अलग नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता और हमको जिंक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर से हम कॉपर को यूज़ करके, कॉपर मेटल को यूज़ करके हम जिंक की मेटलर्जिकल प्रोसेस में कॉपर के द्वारा जिंक को निष्कर्षित नहीं कर सकते। हम अगर दूसरा देखते हैं, मान लो सिल्वर मेटल की बात करते हैं, तो सिल्वर ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टिव है जिंक से, इसलिए सिल्वर मेटल को यूज़ करके भी हम जिंक को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, निष्कर्षित नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मान लो देखते हैं Zn के साथ, जिंक ऑक्साइड के साथ अगर मैग्नीशियम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगी रिएक्शन, Zn प्लस MgO होगा। और चूंकि मैग्नीशियम जिंक से, अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा है, उसमें पता है आपको कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन द जिंक। चूंकि मैग्नीशियम जिंक से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए मैग्नीशियम जिंक को उसके ऑक्साइड से क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है और हमको जिंक निष्कर्षित रूप में मिल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का यूज़ करके हम जिंक के मेटलर्जिकल प्रोसेस में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास धातुओं के निष्कर्षण में। अब अगर इसको व्यापक रूप में देखें तो हम बोल सकते हैं कि जिन धातुओं, जैसे मैं यहाँ पे बात फिर लेता हूँ, मैं जिंक लेता हूँ, इसके ऊपर में भी मेटल हैं, जैसे लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जो भी है। नीचे में देखें हम तो यहाँ पर कहीं पर हाइड्रोजन आएगा, कहीं पे क्या आएगी, कॉपर आएगा, कहीं पे और कुछ आएगा, कहीं पे और कुछ आएगा। तो जिंक धातु की अगर निष्कर्षण करना है अपने को, तो हम उन सभी धातुओं के द्वारा जिंक को निष्कर्षित कर सकते हैं, या जिंक की मेटलर्जिकल प्रोसेस में जिंक का निष्कर्षण उन सभी धातुओं से की जा सकती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से ऊपर आते हैं। लेकिन उनका निष्कर्षण हम उन धातुओं से नहीं कर सकते जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेटलर्जिकल प्रोसेस में किसी धातु की पर्टिकुलर मेटलर्जिकल प्रोसेस में कौन सी मेटल के द्वारा उसको यूज़ करके निष्कर्षित किया जा सकता है। इतनी बातें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मेन एप्लीकेशंस हैं, और इस एप्लीकेशंस को हम अपने दिमाग में रख करके बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पर बेस्ड होगा। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही।